हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और तो सेशन से शुरू करते हैं। कहता है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहता है कि समकक्षीय समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है। कह रहा है परिवार जो है समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है, परिवार समाजीकरण का पहला कारक होता है। ऑप्शन डी कहता है कि विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षीय समाजीकरण का द्वितीय कारक है। देखो, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो परिवार है आपका, परिवार वो कैसा कारण है, प्राथमिक कारण है, जबकि स्कूल जो है वो कैसा कारण है, द्वितीय कारक है। ठीक है, ठीक। अब प्लस परिवार के साथ जो भी चीज़ जुड़ी हुई होगी वो प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगी, और प्लस स्कूल के कारण जो भी, स्कूल के साथ जो भी चीज़ जुड़ी हुई होगी वो हमारा द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ठीक है, कहता है कि समकक्षी जो, यानी कि स्कूल, समकक्षी स्कूल में तो होती नहीं, कह रहा है स्कूल प्राथमिक कारक है, गलत हो गया। परिवार जो है समाजीकरण का द्वितीय कारक नहीं है, प्रथम कारक है। कह रहा है विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, नहीं, प्राथमिक कारक कौन है, विद्यालय है। प्राथमिक कारक कौन है, परिवार है, अभी मैंने बताया। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3C हो जाएगा। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का पहला कारण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बहुबुद्धिता से है। कहता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है। कह रहा है बुद्धिता की विभिन्न दशाएं होती हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि, तो आप लोग ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, बहुबुद्धि सिद्धांत हमारा किसने दिया है, बहुबुद्धि सिद्धांत हमारा किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया है। किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, कब दिया इन्होंने, 1983 में प्रस्तुत किया। इन्होंने कितनी बुद्धि बताई, इन्होंने जो बताई इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी नहीं होता है, यानी कि एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है। ठीक है, यानी कि बहुकारकीय होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ये आप याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रत्येक बुद्धि क्या होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ऐसा नहीं होता कि एक बुद्धि का दूसरी बुद्धि के साथ कोई रिलेशन हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और इन्होंने कितनी बुद्धि लब्धि बताई है, इन्होंने कितनी बताई है, इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, भाषाई बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, है ना, अंतर्व्यक्तित्व और अंतर्व्यक्तित्व। ठीक है, ये 9 प्रकार की बुद्धि बताई है इन्होंने। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। डी से शुरू करते हैं। कह रहा है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। मैंने अभी बताया था कि बुद्धि जो होती है कैसी होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। कह रहा है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ, मैंने बताया कि सीटेट में अगर केवल शब्द आ जाए ऑप्शन में, आप काट दीजिए वो ऑप्शन। कह रहा है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, अभी मैंने बताया ना कि एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। जिसके पास भाषिक बुद्धि होगी तो उसके पास 8 बुद्धि क्या होंगी, लेकिन कम होंगी, भाषिक बुद्धि ज़्यादा होगी, इस तरीके से। तो ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, बिल्कुल, यानी कि बहुकारकीय होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर, और जीन पियाजे से संबंधित है ये क्वेश्चन। कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस विकास का मुख्य कारण है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारे 2 से 4 वर्ष तक चलती है। ठीक है, पहले तो ये बता दे रहा हूँ आपको। कह रहा है कि परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ये किस में आता है, परिकल्पित, ये हमारी चौथी अवस्था में आता है, यानी कि अमूर्त अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अमूर्त अवस्था में ये कब से कब तक चलती है, ये 11 से 15 चलती है। ठीक, संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये मूर्त संक्रियात्मक में आ जाता है। ठीक, और मूर्त संक्रियात्मक हमारी चलती है 7 से 11। ठीक है, अमूर्त सोच का विकास, ये भी हमारे अमूर्त
संक्रियात्मक में आ जाता है, यानी कि चौथी अवस्था, और इसकी उम्र होती है 11 से 15। अभी मैं बता चुका हूँ ऊपर। तो बचा क्या हमारा, विचार सोच में केंद्रीकरण। ये किस में आ जाता है आपका, ना 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 ना, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 4 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होता है। ठीक है, तो विकास के संदर्भ में हमें क्या बताना है। देखो, विकास क्या होता है, निरंतर चलता है। तो निरंतरता का सिद्धांत भी मैंने आप लोगों को बताया था। विकास एक निरंतर चलने वाली और कैसी है, कैसी होती है, बहुआयामी होती है। ठीक है, जो गर्भावस्था से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है, मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में बालक का कहाँ क्या विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, और आपका भाषागत विकास हो गया, सामाजिक विकास क्या होता है, सम्मिलित होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑप्शन की ओर। ठीक है, ऑप्शन कहता है कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो केवल बाल्यावस्था के दौरान नहीं होता है। अगर आप स्टेटमेंट जानते हैं तब भी गलत है, और मैंने बताया था केवल शब्द आ जाए, ही शब्द आ जाए, तब भी वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी कट रहा है। और अगर स्टेटमेंट आपको पता है कि विकास कैसे चलता है, निरंतर चलता है, यानी कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, तब भी आपको ऑप्शन काट सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरे पे आते हैं। कहता है कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ये गलत है। सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान नहीं होती है, यही कोटेशन आपका कोलबर्ग का है। ठीक है, ये गलत है, सभी संस्कृतियों में समान नहीं होती है। ठीक है, विकास केवल विद्यालय में नहीं होता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, यानी कि क्या हो गया ऑप्शन, विकास जो है आपका कैसा होता है, बहुआयामी होता है। ठीक है, एक आयामी नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 25 की ओर, जो लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। और कहता है कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। कह रहे अभिप्रेरणा पर जोर देता है, सांस्कृतिक उपकरणों पर देता है, संतुलीकरण पर देता है, या गोगारोपण पर देता है। ठीक है, तो किस पर जोर देता है, ये संतुलीकरण पर जोर देता है। यानी कि लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने ही दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसके संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक किस में होता है, परिस्थिति में संपन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 26 भी हमारा जीन पियाजे से संबंधित है। ठीक है, कहता है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं। कह रहे विकास का समीपस्थ का सिद्धांत, स्कीमा, मनोबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरणों, या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। ठीक है, देखो विकास का समीपस्थ का सिद्धांत किसका है, ये लेव वाइगोत्स्की का है। किसका है, लेव वाइगोत्स्की का है। ठीक है, स्कीमा शब्द किसका है, जीन पियाजे का है, और यही पूछ रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। आगे बढ़ते हैं 27 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 27 समावेशी से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पक्का है। कहता है कि एक समावेशी कक्षा में एक्स पर जोर देना होना चाहिए। तो किस पर जोर दिया जाता है समावेशी कक्षा में। ठीक है, कह रहा है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव करना, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, या अभिवेदी समरूपी निर्देश हो। ठीक है, तो समावेशी कक्षा के बारे में मैंने बताया था, जिसमें क्या होता है कि कक्षा एक ही होती है और उसमें सभी वर्गों के बच्चे बैठे होते हैं, यानी कि निर्धन भी बैठे होते हैं, वंचित भी बैठे होते हैं, पिछड़े वर्ग भी बैठे होते हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के भी बच्चे बैठे होते हैं। ठीक है, बच्चों को उनको क्या करता है, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समावेशी कक्षा लाया गया। काय के लिए लाया गया, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना होता है, अतः एक समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चे के सामर्थ्य का अधिकतम करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा आपको, यानी कि क्या किया जाता है कि हर बच्चे को सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए, यानी कि बच्चों को अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 28 हमारा
कहता है कि एक दिव्यांगजन यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया, 2016 में आया। ठीक है, निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयोग है, कह रहा है बच्चों के लिए किस शब्दावली का प्रयोग उपयोग किया गया है। कह रहा है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र या विकलांग छात्र। देखो विकलांग नहीं बोलना है हमें बच्चों को, क्या बोलना है, दिव्यांग बोलना है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो कि हमारा आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी, कहता है कि जन्म से किशोरावस्था तक, कहता है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। ठीक है, तो जन्म से बताना है। कह रहा है मूर्त अमूर्त सांवेदिक होता है, अमूर्त मूर्त सांवेदिक होता है, सांवेदिक मूर्त अमूर्त होता है, या अमूर्त सांवेदिक मूर्त होता है। तो आप लोगों ने अगर पियाजे की चारों अवस्थाएं पढ़ी होंगी तो उसने चारों अवस्था में पहली अवस्था कौन सी बताई है, संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी कौन सी बताइए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी बताइए उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी बताइए उन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो संवेदी का मतलब होता है संवेदी पेशी यानी कि इंद्रिय जनित, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से सीखना। तो इस जन्म में क्या होता है, बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। देखो अमूर्त ये नहीं आएगा। संवेदिक, संवेदिक का मतलब होता है इंद्रिय जनित, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से सीखना। ठीक है, सांविकिक का मतलब होता है इंद्रियों के माध्यम से। उसके बाद जब इंद्रियों के माध्यम से सीख लेता है फिर आता है, जैसे इंद्रियों के माध्यम से कैसे सीखता है, जैसे कि प्रारंभ में नवजात शिशु क्या करता है, सभी मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित कामक क्रियाओं से करता है। कैसे करता है, जैसे भूख लगने पर क्या करता है बच्चा, रोकर व्यक्त करता है ना। और इस तरीके से जब वो इससे सीख लिया जाता है फिर क्या करते हैं, बच्चों को हम मूर्त चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, पहले दिखाकर बच्चों को बताया जाता है कि ये हमारा बॉल है, ये हमारा एप्पल है, इस तरीके से बताया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अमूर्त चीज़ें बताते हैं। ठीक है, जो नहीं होती उसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, यानी कि सांवेदिक आ जाएगा, मूर्त आ जाएगा, फिर अमूर्त आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। कह रहा है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रगतिशील शिक्षा आपकी किसने दी है, जॉन डीवी ने दी है। किसने दी है, हमारी जॉन डीबी साहब ने दी है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए। इसमें बच्चा क्या होता है, खुद कर कर सीखता है प्रगतिशील कक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि योग्यता आधारित समूह बनाना। देखो योग्यता के आधार पर बच्चों को समूह में बांट देना मैंने कई बार बताया आप लोगों को, गलत है। ठीक है, कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, प्रगतिशील जो कक्षा है अधिगम की प्रक्रिया में क्या बाधा होती है, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ऐसा भी नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।